हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के बारे में, जो 13 सितंबर 2015 को आयोजित की गई थी। उसकी द्वितीय पाली का पेपर मैंने उठाया है, जिसे आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पेपर में 100 क्वेश्चन हैं, 25-25 के फॉर्म में डिवाइड हैं। हिंदी, जीएस और ग्रामीण प्रवेश और मैथमेटिक्स 25-25 क्वेश्चन हर एक भाग के निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि इस साल होने वाले उत्तर प्रदेश लोक लेखपाल भर्ती परीक्षा में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस पेपर को डिस्कस करने से, समझने से किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का पैटर्न होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत होता है हमारा, लोकोक्तियों और मुहावरों के सही अर्थ लिखकर सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जूते चाटना। इसका आंसर जो होने वाला है, जूते चाटना यानी कि किसी की खुशामद करना, किसी के आगे पीछे घूमना, यानी किसी की खुशामद करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, वो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। क्योंकि यहाँ पर घटा शब्द, जो घटा दिख रहा है आपका, इसका बार बार उपयोग किया जा रहा है, इसलिए जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है चौथा, आखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। तो इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यानी कि प्रभु के दर्शन की भूखी आँखियाँ हैं। यहाँ पर श्रृंगार रस है, पर वियोग के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर सही होने वाला है, वो होगा हमारा उद्योग, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है अस्त। उदय का विलोम क्या होता है? अस्त। सूर्योदय होता है सुबह और शाम को सूर्यास्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम बिल्कुल संस्कृत शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर नहीं होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, निकृष्ट। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका तत्सम रूप है, निकृष्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? भविष्यकाल में आपको समझ में आता है कि जिस भी प्रश्न के अंत में गा गी गे आता है तो भविष्यकाल में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आप देख रहे हैं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, करूंगा, ये यहाँ पे आ रहा है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिकरण कारक इस वाक्य में आने वाला है। वह कब आएगा? अगले साल आएगा, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक आएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो यहाँ पर लिखा है अत्यधिक। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अत्यधिक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गलत है, आपको समझ में आ रहा है। अत्यधिक कोई वर्ड नहीं होता, इसकी जगह पे क्या वर्ड होता है? इसकी जगह पे जो सही वर्ड होता है वो होता है अत्यधिक। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अत्यधिक। अत्यधिक ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है त्रिवेणी। जिस भी शब्द में आगे संख्यावाचक वर्ण आ जाए, जैसे त्रि यानी कि तीन वेदी, तीन वेणी, तो इसलिए यहाँ पर क्या द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी। विदुषी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ना ही यहाँ पर विद्वती होगा, ना ही विद्यामती और ना ही विद्यावंती। अगला क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का जो बहुवचन है वो चाकू ही होता है। आप चाकुएं नहीं करेंगे इसको, ना ही चाकुओं करेंगे। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, माता जी को। तो माता जी को आप क्या कहेंगे? शुभाकांक्षा कहेंगे, या प्रणाम कहेंगे, स्नेह कहेंगे, या फिर आशीर्वाद? तो माता जी से तो हम लोग प्रणाम कहेंगे ना, क्योंकि वो हमसे बड़ी हैं। भाई बहन होते हैं तो उनको स्नेह करते हैं, छोटे भाई हों तो उनको हम आशीर्वाद देते हैं, और फ्रेंड हो तो शुभाकांक्षा लिख देते हैं।
चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है क्या कहलाता है? तो ये तो सभी को पता है, जिसकी तिथि निर्धारित ना हो आने की वो अतिथि कहलाता है। जो असमय आते हैं उनको अतिथि ही बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची आप जानते हैं निर्मल होता है, तो 16 का बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वच्छ मतलब निर्मल होता है। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, ठीक है, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है और आपको दूसरा अर्थ बताना है। तो यहाँ पर जो प्रमत्त है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। प्रमत्त, प्रमत्त का एक अर्थ तो स्वेच्छाचारी हो गया, तो दूसरा अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ होता है जो अपने स्वेच्छा से आचार व्यवहार करे, यानी उन्मत्त, जो स्वेच्छा से अपने मन से किसी दूसरे के कहने पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कनक या धतूरा, यानी कि कनक का यहाँ पर जो अर्थ है वो धतूरा है। और एक अर्थ सोना, आपने सुना होगा ना, कनक रखते सौगुनी माधकता अधिकाय, या पा रहा है या पाए बोराए जग या खाए बोराए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति अनुसार शब्द का बिल्कुल ही सही संधि विच्छेद होने वाला है, और रीति प्लस अनुसार ये आ गया है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डेली बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, रीति प्लस अनुसार। तो यहाँ पर ता का त्यू हो जाएगा, त्योनु त्यनुसार, त्यनुसार, रीति अनुसार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही यहाँ पर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप, ठीक है ना, विकल्प ए बी सी डी में से उत्तर दें। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं या खरीदनी है। लीची खरीदनी होती है, खरीदने नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, इसलिए बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे लीची खरीदने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 21, अपने 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 किताबें बस्ते में डाल लो। तो अपने अपने किताबें, किताबें क्या स्त्रीलिंग वर्ड होता है, तो अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, इसलिए ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में क्या है, मिस्टेक है। अपने की जगह पे क्या होना चाहिए, अपनी अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। दूसरा है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, हमें जो करेक्ट वाक्य है उसका चयन करना है। आगे, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डेली। यहाँ पे क्या लिखा है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। पहला सही क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वह सब प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, उन्होंने यहाँ लिख दिया सब प्रमाण और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया साथ, तो ये 2 बार साथ से यूज हुआ, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, तो अगर यहाँ पे के नहीं लगाना था, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा तो बिल्कुल सही हो जाता। फिर यहाँ पे क्या है, अगला है, वह सब प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। फिर से यहाँ पर साफ और सहित दोनों एक ही अर्थ देते हैं और 2 बार इनका प्रयोग किया, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वो है, वह एक विदुषी महिला थी। तो देखो, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, और वह एक महिला विद्वान थी। पहले देखो, वह एक विद्वान महिला, विद्वान तो पुरुष होता है, महिला नहीं होती, गलत। वह एक महिला विद्वान थी, फिर से यहाँ विद्वान लिखा, गलत। तीसरा, वह एक विदुषी महिला थी, वह, भाई आप सब्जेक्ट से शुरू करेंगे ना, है ना, कर्ता से शुरू करेंगे तो वह आएगा आगे। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर बी ये भी गलत हो गया। तो इसके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, वह एक विदुषी महिला थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, किसी की जो सहायता करने वाला होता है वो क्या कहलाता है भाई, जो भी सहायता करता है वो कहलाता है सहायक, हेल्पर, सहायता करने वाला। फिर भला चाहने वाला, क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है ये हिंदी वाले सेक्शन का। तो भला चाहने वाला कौन होता है भाई, हितैषी ही होता है। 25 का क्या हो जाएगा आंसर, बी, हितैषी, जो किसी के हित हित को चाहता हो, किसी का हित चाहता हो। चलिए अब इसका अगला भाग जो है ना गणित, वो शुरू करते हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बॉम्बे है, 670। और मैं इसको आपको तरीका बता दे रहा हूँ, आपने हीरोज फार्मूला सुना होगा, ये फार्मूला मैं इसको लिख दे रहा हूँ, एस एस माइनस ए इंटू में है यहाँ पर एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, ए प्लस बी और प्लस सी बाई 2। अब ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता ने प्रति 10 आंकड़े को एकत्रित किया, तो इसकी माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जो भी ये आंकड़े दिए हैं इनको आरोही क्रम में लगा लेंगे, ठीक है ना। आरोही क्रम में लगाइए चाहे अवरोही में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इनमें क्या है, ये नंबर्स ऑफ आंकड़े कितने हैं, अगर ये सम है तो सम है तो आपको n/2 यानी जो भी नंबर आएगा वो लिख देना है, आंसर आ जाएगा। अगर ये विषम है, ये नंबर ऑफ ये आंकड़े, तो आपको क्या करना है, n+1/2, ठीक है ना। तो जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर सही है ना, वो होने वाला है कौन सा, ऑप्शन नंबर डेली 6। आप लगा के देखेंगे आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4 और 5 है, उसका क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। हाँ 28, ऑप्शन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, और इसका सही आंसर बिल्कुल होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 72। मैं आपको ये सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ये है ट्राइंगल, देखो कुछ होते हैं 3, 4, 5, ये क्या बन रहा है, ये अपना बना रहा है समकोण त्रिभुज, है ना। यहाँ पे 3 क्या है, चाहे आप 3 आधार को मान लो चाहे लंब को मान लो, पर एक में एक तो कोई 3 या 4 हो गई होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 5, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, ये हमको रेशियो दिया गया है, उनका क्षेत्रफल कितना है 216। अब आप जानते हैं कि आप जब भी करेंगे 1/2 3 × 4, और जब x लिखेंगे दोनों के साथ तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 216। तो यहाँ जो x है ना वो आने वाला है कितना, 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6, और x बराबर 6 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, टोटल कितना हो गया, आपको कितना चाहिए, तो उसका परिमाप चाहिए। परिमाप होता है भुजाओं का योग, यानी 3+4 और +5, यानी ये कितना हो गया 4, 3, 7, 5, 12, और 12 में एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक्स इसका गुणांक है, तो ये आ जाएगा 72, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रघु ने 1200 किलोमीटर हवाई यात्रा हवाई जहाज से तय करी, जो उसकी कुल दूरी का 2/5 भाग थी। ठीक है, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा और शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय करी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी हमको बतानी है। तो ठीक है, 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो कुल यात्रा का 2/5 थी, यानी कि 2/5 का कितना है, ये 2/5 कितना है 1200, सॉरी 1200, 12,000 नहीं है 1200। अब यहाँ पे वन की वैल्यू क्या आ गई, वन की वैल्यू आ जाएगी 3000। आप डिवाइड कर लीजिए, 2×6 = 12, 6×5 = 30, 3000, यानी कि उसने 3000 किलोमीटर टोटल है, और 1200 किलोमीटर एयर से हवाई जहाज से तय कर ली, और कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा। तो कार से कितनी तय करी उसने, 1/3 भाग, यानी कितनी, सिंपल सा है 1000 किलोमीटर। अब 1000 कार से कर ली, 1200 हवाई जहाज से कर ली, शेष कितनी बची 800 किलोमीटर। तो हमसे यही तो पूछा है भाई, शेष रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय करी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, 800 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, और 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15 विद्यार्थी की आयु क्या होगी। अब भाई देखो, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दी है हमें, 15 वर्ष, टोटल कितनी हुई इनकी 2 to 5 यानी 225 वर्ष। चलिए ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया गया, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। भाई 5 की 14 है तो 5 गुणे कितने 14 होगी, यानी कि 70 हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 9 की क्या है, 9 की आयु कितनी है 16, 16 गुणे 9 कर देंगे कितना हो जाएगा 144, वो तो पता है आपको। और शेष क्या है, शेष की हमें चाहिए, यानी कि 15वां जो बंदा है 15th, उसकी हमें आयु चाहिए, ठीक है ना, वो हमें चाहिए तो बताना है। तो भाई ये इसको सॉल्व कर लेंगे, 225 और ये 70 और 144 जोड़ के उस साइड जब आप भेजेंगे 225 में से घटाएंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 11, यानी 11 वर्ष आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, 15 जो बच्चा है उसकी आयु क्या जाएगी 11 वर्ष। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंकड़ा समूह, है ना, आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान क्या कहलाता है। तो जो सबसे अधिक बार मान आता है कोई भी, तो उसे हम बहुलक कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बार आता है इसलिए उसे बहुलक बोल दिया जाता है। ठीक है, 31 का बिल्कुल सही आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैथ हम धीरे धीरे आपको सॉल्व करके हुए बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो एक ही मैं बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा पेपर एक ही वीडियो में देखने को मिल जाए और आपको बार बार किसी अदर वीडियो पर दोबारा जाने की परेशानी ना हो। ठीक है, दो संख्याओं का जो लासा है वो कितना है 520, और उनका मासा 4 है। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा LCM इंटू HCF, लासा गुणा मासा बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको सेम वही संख्या लगानी है, और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या आने वाला है, वो आ जाएगा 40। ठीक है, वो आप सॉल्व कर लेंगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक फार्मूला होता है समचतुर्भुज के लिए, 1/2 गुणे
विकर्णों का गुणनफल, जो विकर्ण हैं दोनों विकर्ण, उनका गुणनफल क्या करना है, विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, आप सुनते जाइए और फॉर्मूला को वैसे ही लिखिए, बस बराबर क्षेत्रफल होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी आंसर क्या आ जाएगा आपके सामने, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ये 40 है, ये बिल्कुल सही आंसर इसमें आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा। एक विकर्ण की लंबाई दी है, दूसरे की आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 34। ए बी और सी एक कंपनी में क्या है, हिस्सेदार। एक वर्ष किसी एक वर्ष में ए को लाभ 1/3 मिला, बी को 1/4 मिला और सी को 5,000 मिले, तब ए को कितना लाभ मिलेगा। तो भाई इसको आप जब सॉल्व करेंगे, है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है, 34। एक हो गया हमारा 1/3, ए का भाग कितना हो गया 1/3, बी का कितना हो गया 1/4, है ना। तो शेष भाग कितना बचेगा, शेष भाग के लिए में से क्या 1 में से घटाना पड़ेगा दोनों को जोड़ के, तो क्या हो जाएगा, च- नीचे अंत में क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, 4 और ये कितना होगा 4 यानी कि 7। तो हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा 1 में से 5/12, जो सी का पार्ट है वो क्या आ गया 5/12। हमसे पूछा क्या गया भाई कि सी को हमें दिया गया है कि सी को कितने मिले, अब सी को भाई 5,000 रुपये मिले, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई 12,000। और हमसे पूछा क्या है, ए को कितना लाभ मिला, ए का लाभ पूछा है। अब ए का लाभ, तो एक काम कीजिए पहले इसको क्या कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे समझ आ रहा है ना। इसको मैं हटा 12 का गुणा करके मैं दूसरे पेज पे लिखूंगा, ये क्रॉस करके भी लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4, 3 और 5/12 जो था उसमें 12 का मल्टीप्लाई किया तो 5 आ जाएगा। ये किसके पार्ट, दोनों का आ गया, ए बी और सी के। अब हमसे पूछा गया है कि भाई टोटल कितना लाभ मिला, तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का हो जाएगा सी आंसर, ठीक है ना। 34, नो नो सी नहीं, 4,000 होगा ना, 5 की वैल्यू कितनी आई थी 5,000, पीछे आपने देखा था अभी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000, सिंपल सा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा 4,000, ठीक है। आगे बढ़ें। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक फार्मूला है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा दी हो तो √3/2 इंटू भुजा साइड, ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 36 व्यक्ति क्या है, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, 27 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई सीधा सीधा लगाना है, अगर 36 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करेंगे तो पूरा काम ये हो गया। पूछ लिया हमसे कि भाई 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, तो लो भाई इससे डिवाइड कर दिया 27 से, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 36 का, इसे कैलकुलेट करेंगे 4, 3, 6, 24 आ गया, ये लीजिए 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है और इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। इस प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ा सा स्पेस चाहिए और जो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बार आपको रेट लेनी है कितनी, 100+3, है ना, सॉरी 100 नहीं, आपको रेट पता ही नहीं है, तो आपको रेट क्या लेनी है R+3%, 1 R+3, और बस आप जो टाइम लगाएंगे 2 वर्ष के लिए वो, और क्या पी लिखेंगे यहाँ पर अपॉन 100 करेंगे, और नेक्स्ट टाइम आपको क्या लिखना है यही पी, और रेट हमको पता ही नहीं है, और आर क्या है, आर यहाँ पर हम लगाएंगे, आर तो पता है, और टी कितना है 2/100। इनका जो डिफरेंस है यही आपको कितना दिया है, यही तो दिया है 300। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। 38 देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में, सॉरी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो 1/2 हो जाती है, और भिन्न के अंश में अगर एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या है, भाई 5 आने वाला है इसका आंसर है। बता देता हूँ करना कैसे है। भाई देखो कोई भी भिन्न मान ली हमने x/y, अगर उसमें कहा है कि यदि इसके हर में एक जोड़ा जाता है, यानी x/y+1 किया हमने तो क्या आ गया, y+1 करने पे क्या आ जाएगा 1/2। और अगर हमने कर दिया क्या क्या किया, यदि अंश में उसके क्या जोड़ दिया 1, x+1 y किया तो आंसर क्या आ गया, भिन्न क्या हो गई हमारी 1। बस इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन बना के आपके पास आंसर आ जाएगा x y का। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39। 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार से बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को बच्चों की कुल संख्या, है ना, कुल संख्या की 20% के बराबर मिठाई मिल जाती है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली 39, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी आसान है।
720 बराबर लिखना टोटल, ठीक है। और कुल बच्चों की संख्या अगर x मान लो, मिठाई की संख्या क्या मान ली हमने, y मान ली। अगर प्रत्येक बच्चे की संख्या कितनी है, टोटल बच्चों की संख्या x है, और प्रत्येक बच्चे की टोटल बच्चों की संख्या के 20% मिलती है, यानी कि 1/5 x/5। अब इसे आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये लीजिए, कर ही दिया मैंने, एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। पूछा क्या है हमसे, वाई की वैल्यू पूछी है ना। बच्चों की कुल संख्या, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, ये मिठाई की संख्या है वाई। तो भाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का 1/5 यानी कि 60 का 5, वाई बराबर 12। बिल्कुल सही आंसर हो गया, सॉल्व भी कर दिया मैंने। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह एक छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल है वो एक पूर्ण घन बन जाए, तो इसमें क्या करना है भाई, 512 इसके फैक्टर करेंगे आप, तो आपको पता है 8 का क्यूब है, 8 × 8 × 8, और हमको क्या बनाना है भाई, पूर्ण घन ही तो बनाना है ना। पूर्ण घन बनाना, और पूर्ण घन बनाने के लिए क्या चाहिए, कोई ऐसा नंबर चाहिए जो ऑलरेडी क्या हो, घन हो। तो भाई 9 घन नहीं है, स्क्वायर है, 10 तो है ही नहीं, 7 भी कुछ नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं, किसी का क्यूब नहीं, पर 8 है ना, ये 8, ये 2 का क्यूब है। तो 8 का मल्टीप्लाई एक बार और हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। क्या बनेगा घन। अब आप कहेंगे सर ये पूर्ण घन कैसे बनेगा, देखिए, ये 2 की पावर 3, 6, 3 में डिवाइड कर दिया, 3, 6, 9 और 12, तो 2 की पावर 4 का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, 512 × 8, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन भिन्न 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 मात्राओं की पात ठीक है, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण है, जिनकी माप क्या है, 403, 434, 465। बड़े से बड़ा लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। देखो भाई, जहाँ भी आपको बड़े से बड़ा बोल दिया जाए, सिंपल सा है, वहाँ आपको क्या निकालना है, HCF। और HCF फाइंड करने के पास आपके पास बहुत सारी विधियाँ हैं, आप चाहे फैक्टर से निकाल लो, चाहे वो भागफल वाली विधि से निकाल लो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इतना आसान क्वेश्चन है, आप खुद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42। सुरेश तथा संदीप एक व्यापार व्यापार व्यवसाय में क्या है, साझेदार हैं, और 5 माह के लिए सुरेश लगाता है 5,000 रुपये, और संदीप लगाता है 6 माह के लिए 6,000 रुपये। टोटल लाभ उनको मिलता है, सॉरी, 610 रुपये। ठीक है, तो भाई संदीप को कितना मिलेगा, भाई सुरेश भाई ये हो जाएगा, संदीप हो जाएगा ये। अब सुरेश है ना, उसको क्या 5,000 रुपये मिल रहे हैं, सॉरी 5,000 वो लगा रहा है, कितने दिन के लिए, 5 माह के लिए। और संदीप है वो लगा रहा है 6,000 रुपये 6 माह के लिए, × 6। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करना है, साल भर बाद आपसे पूछा है कितना लाभ मिलेगा, वो दिया है, सॉरी 610, और उसने संदीप का पूछा है भाग। तो भाई देखो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल यहाँ हो जाएंगे, 25/36, है ना, ये आ जाएगा इसका रेशियो। और पूछा है हमसे क्या, संदीप का भाग, तो संदीप का 36 है, तो 36 में डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे 61, और 610 रुपये वो कमा रहे हैं। तो सीधा क्वेश्चन है, 360 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, सॉल्व करने पे इसे। चलिए तो आंसर ऑप्शन देख लेते हैं क्या कौन सा है इसका, 42, ये है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा 360। अगला क्वेश्चन है, n+1 n+2 n+3 और n+5 का एवरेज क्या है। भाई एवरेज आप जानते हैं, सबको जोड़ के नंबर ऑफ डिजिट से, क्या जो नंबर जितने भी ये दिए हुए हैं आंकड़े, उनका डिवाइड कर दो। भाई यहाँ पे देखो n कितने हैं, पहले तो कितने हैं पद, 1 2 3 4 5, कितने पद हैं आपके पास, 5 पद आ गए, है ना। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। एन की नंबर देखो भाई कितने हैं, 5 पद हैं, तो 5 ही एन है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 5n। अब 1 से लेके 5 तक को जोड़ना है, आप खुद ही जोड़ लो, 10 हो जाते हैं, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पदों से, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n+5/2। बिल्कुल सही उत्तर आपके सामने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 है, क्या है, 3:5। उनका एलसीएम कितना है, 300 है, छोटी संख्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं, संख्याओं का आपको क्या दिया है भाई, अनुपात ही तो दिया है। अनुपात कितना दिया है, 3:5। और एक बात आपको बता दूं, जो अनुपात होता है ना, उसको हम अगर एक्चुअल वैल्यू बनाए 3x और 5x, तो जो x है, x एक कॉमन है, ये कॉमन है। अगर ये हमें वैल्यू पता चल रहा है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, ये इनका हो जाता है HCF। एक्स अगर 3x से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ जाएगी, तो वो इनके क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। 44, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ए है, क्या है, 60। मैं आपको बता दूं कैसे है। तो भाई देखो, ये इनका अनुपात दिया है, लासा इतना दिया है, और इसकी छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 5 दिया 15 x स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है 44 को। संख्या मान लो भाई, 3x हो गया और 5x हो गया, ये तो जानते ही हैं आप, और फार्मूला पता है आपको,
दो संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। चलिए ठीक है, लासा कितना दिया हमें 300, और जो एक्स है मैंने अभी अभी बताया आपको, जो एक्स इसका क्या है, एक्स इसका मासा है। जो भी कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका नाम ही है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं पूरा पेपर सही टाइम में कवर कर सकूँ। काफ़ी टाइम है और पेपर लेंदी होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आपके लिए जल्दी थोड़ा करने के लिए मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व करेंगे, एक्स डिवाइड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और छोटी वैल्यू हमसे पूछिए कि छोटी संख्या कौन सी है, तो भाई जो 3x है वही तो छोटी संख्या होगी। कितनी हो जाएगी, 60। 3 गुणा एक्स यानी 3 गुणा 20 बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 225 है, 225 का रूट क्या होता है भाई, अंडर रूट 15 होता है। जब 15 ये है ना 154 में जोड़ेंगे आप, तो ये जाएगा 169, और 169 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। और जब आप 13 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15,625। और ये तो वेल नोन है, 125 का स्क्वायर होता है ना। बहुत ही आसान है, ये इसका स्क्वायर होता है। और हाँ, आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिए 30 तक, ये आपके बेनिफिट होंगे, काफ़ी ज़्यादा इसके लाभ मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, ठीक है ना, और अंकित मूल्य पर कितनी 4% की छूट देता है, तो उसका प्रॉफिट क्या होने वाला है ये पूछा गया है। तो भाई एक वे है, ये CP हो गया, ये MP हो गया, और ये SP हो गया। पूछा है कि भाई अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यानी 25% का फैक्टर कर लो, वो कर लो, क्या बोलते हैं, भिन्न बना लो इसकी, तो 1/4 हो गई। यानी 4 रुपए की चीज़ थी CP, और वो कितने में 5 रुपये उस पर अंकित कर रहा है। फिर क्या करता है भाई, फिर कह रहा है कि भाई 4% की उस पर छूट दे रहा है, यानी 1/25, मतलब कि 25 उस पर लिख के फिर 24 रुपये में वो बेच रहा। 1 रुपये कम कर देंगे इससे, -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ बढ़ा के लिख रहा था प्लस, और यहाँ नेगेटिव हो रहा, ठीक है। अब चॉइस में बेच रहा, अब इसको हम क्या करना, बराबर कर लेना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 20, 25 और ये 24। क्या है भाई, लाभ परसेंट पूछा है, 20 की चीज़ कितने में बेच रहा, 24 में, यानी 4 रुपये का उसे क्या हो रहा, 4 रुपये का, वीडियो आप बैक करके देख लेंगे, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है भाई, 20 रुपये पे। बस यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, तो 4 पंचे कितना 20, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा। 20% का क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन तो दे दिया है ऑलरेडी, चलिए ठीक है, देख लेना जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी मेथड से कर सकते हैं आप। 47, तीन संख्याओं का जो मल्टीपल है वो कितना है, 392। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है 2:3 है, दूसरी और तीसरी का 5:8 है, तो पहली संख्या क्या होगी। चलिए ठीक है, सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। हमें क्या दिए हैं भाई, पहली और दूसरी का अनुपात दिया, मान लिया एक संख्या ये हुई, दूसरी हुई और तीसरी ये हो गई, ठीक है। पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 2:3। दूसरी और तीसरी का कितना है भाई, 5:8। भाई दोनों साइड मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे यहाँ पर हम, 5 से, और यहाँ कितने से कर देंगे भाई, 3 से, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका बीच वाले के बराबर करना है रेशियो। तो 5 दूनी 10 हुआ, 5 तिया 15, और यहाँ पर 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब हमें क्या दिया भाई, तीनों संख्याओं का योगफल दिया है। बस योगफल किसके बराबर है, ये 392 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा, 25, 29 और 2 59, है ना, 59 हो जाएगा, सही है ना, 5 4 9, 49 होगा सर, 49। चलिए ठीक है, 392 ही आ जाएगा। अभी हम कितना 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 8 आ गई। अब 1 की वैल्यू 8 आ गई, हमसे पूछा क्या है भाई, पहली संख्या पूछी है, क्या पूछी है, पहली संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, पहली संख्या कितनी आने वाली है, 10 थी, तो 10 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, कितना हो जाएगा 80। आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए तो आपको संख्या पता चल जाएगी, 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। अगर हमें ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू पूछिए, तो सीधा पता है हमें स्क्वायर करना है इसका। जब आप इसमें दोनों साइड क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर करेंगे इसका, पावर 4 चाहिए ना, स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इक्वल टू कितना, 23 का स्क्वायर कितना है, 529 होता। और जो +2 आया ना यहाँ पे, x⁴ प्लस 1/x⁴ और प्लस 2ab, ए बी तो कैंसिल हो गया, x² इंटू 1/x², दो इस साइड भेज देंगे तो कितना बचेगा, 527, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या, बॉम्बे बिल्स का सही आंसर है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 प्रतीक से विभाजित हो कौन सी है। भाई देखो, इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। इसका आप क्या क्या करें, सबसे पहले इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। और उस एलसीएम से किस में डिवाइड करेंगे, उस एलसीएम से बड़ी संख्या पूछी ना, तो 9999, 4 अंकों की, इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब जो भी रिमेनिंग शेषफल बचेगा, है ना,
उसको हम क्या करेंगे, इस 999 में से घटा देंगे। डिवाइड किससे करना है, इसके एलसीएम से। एलसीएम से डिवाइड करो, जो भी शेषफल आए उसे इसमें से घटा दीजिए, उसके बाद आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगर वो नंबर नहीं है और फिर भी ऑप्शन में अधिकतम दिया है, अधिकतम पूछा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से डिवाइड किया एलसीएम से, उसको फिर से शेषफल के घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें से फिर से एक बार घटा देंगे, फिर घटा देंगे, तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और फिलहाल मैं इसको आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, 9360। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको एक बार घटाना ही पड़ेगा। इसका जो एक्चुअल आंसर आ रहा था वो आ रहा था कितना, 9720। ठीक है, लेकिन आपको घटाने के बाद दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा 50वां मैथ वाले सेक्शन का। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन क्रमशः 10 और 5 हैं, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा। हाँ, मुझसे थोड़ी सी बोलने में यहाँ पर मिस्टेक हुई है, मैंने कहा इसको मानक विचलन, पर देखो यहाँ पर आपको माध्य दिया है और मानक विचलन गुणांक दिया है, गुणांक, ये ध्यान रखना है। और पूछा क्या है आपसे, समूह का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो सीधा सीधा क्या होता है, एस टी बराबर होता है आंकड़ों के समूह का माध्य, यानी माध्य गुणा जो भी लिखा है यहाँ पे ये विचलन गुणांक, है ना, विचलन गुणांक। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 10 गुणा 5, क्या है ना, 10 गुणा 5, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, 50। ऑप्शन नंबर डेली बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, एक तो हिंदी, दूसरा मैथ। चलिए भाग तीसरा है हमारा सामान्य जानकारी यानी कि जीएस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत की जो लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से एक नहीं है। तो बिल्कुल सीधा सा आंसर है केरल, इसमें नहीं है। देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस किस में रहती है, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ और मध्य प्रदेश हुआ, इन जगह रहती है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, यानी 5 राज्य हैं ये, आधी से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ भारत की निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध की कृषक आंदोलन के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। बाबा रामचंद्र इस कृषक आंदोलन के नेता थे अवध में। ठीक है ना, स्पेशली फॉर अवध। आगे 53 क्वेश्चन हमारा है, क्या कहते हैं 53, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भाई किसे सम्मानित किया गया था, तो ये 2015 की बात है, करंट नहीं है, काफ़ी पुराना, पेपर भी तो पुराना है 2015 का, तो उसी के हिसाब का क्वेश्चन है। तो आप सीधा लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, नेशनल यूनियन ऑफ सी फेयरर्स ऑफ इंडिया। केवल करंट को छोड़ के आपका सारा पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, चलिए 54 क्वेश्चन नंबर, लोकनायक, है ना, किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था। सबसे फेमस नाम है भाई जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहलाते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। अब देखिए ध्यान रखिए, वर्तमान में डेविड मालपास हैं अध्यक्ष, लेकिन हमसे पूछा गया है कब, 2015 का। पेपर कब हुआ, 2015 में। ऑप्शन नंबर सबके हिसाब से बिल्कुल डी सही होने वाला है, जिम योंग किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूरी प्रांत की राजधानी क्या थी। तो देखो जो तोशाली है ना, उस टाइम ये किसकी, कलिंग की राजधानी थी, जब अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर। ठीक है, ये उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाई पता है ना आपको, डायनमो, जहाँ भी ये पानी आने से बिजली बनती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पे भी मूवमेंट होता है यानी ह्यूमन द्वारा, मानव द्वारा कोई काम किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा हुई ना, उसको वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है डायनमो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशरूम किसके उदाहरण है। तो मशरूम क्या है, मशरूम हमारे फंगाई फंजाई है, यानी कवक हैं। 58 है ऑप्शन नंबर, बस बॉम्बे बिल्कुल सही है, फंजाई यानी कवक। आगे बढ़ते हैं 59, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है ना, तो अपने देश भारत का धान उत्पादन में कैसा, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है यूएसए का। ठीक है, यूएसए का। नेक्स्ट, पंचायती राज, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। ठीक है, सबसे पहले तो पता है सभी को कि राजस्थान पहले पे था, इसलिए ऑप्शन में उन्होंने क्या लिखा है, राजस्थान, और 2 पूछ लिए। अब दूसरा राज्य बताइए कौन सा है, तो दूसरा हमारा था आंध्र प्रदेश। सबसे पहले जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये जुड़ा था ना, तो ये इसके साथ राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया था। ठीक है ना, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले शुरू हुआ था।
आगे बढ़ते हैं 61 क्वेश्चन नंबर। हाल ही में किस देश ने नए वू-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान, है ना, सुपरसोनिक बोलते हैं जिनको, का चौथा सफल परीक्षण किया है? तो उस टाइम की बात है ये 2015 की। तो यूएसए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉरी सॉरी, चाइना बिल्कुल सही आंसर है वहाँ पे। 61 का चाइना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत घेरा हुआ है? तो भारत ने जो पृथ्वी के धरातल का 2.4% कवर किया हुआ है, यानी कि जो भारत का एरिया है वो टोटल अर्थ का कितना है, 2.4%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई? तो जो दिल्ली मेट्रो है ना, इसकी जो प्रथम रेलगाड़ी है वो दक्षिण कोरिया ने बना के दी थी इसको, है ना, दक्षिण कोरिया से आई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 64 में। तो 64 क्वेश्चन कहता है 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? 2015 का ये करंट है, इसलिए आप घबराएं नहीं, ये करंट आपके में नहीं आने वाला। के श्रीकांत। और यूपी ट्रिपल एस सी आपसे लगभग लगभग 1 साल पुराना तो पूछती है, तो जब भी एग्जाम होगा उससे 1 साल पहले का आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो तीनों नदियां हैं ना, ये हमारी ऑप्शन नंबर वन में यानी कावेरी की सहायक नदियां हो गई तीनों, कावनी, हेमवती और अमरावती। बती से याद रखना है आपको, वती वती जहाँ पर आ गया वी ये कावेरी में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे। इसके बाद 66। समान प्रावस्था में कंपायमान और माध्यम की किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये बताना है हमको, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है तरंग दैर्घ्य। जो वेव लेंथ होती है वही बनती है ना, तरंग दैर्घ्य कहलाती है दो निकटतम कणों के बीच की दूरी। सम सिमिलर फेज में, समान प्रावस्था में। आगे बढ़ते हैं। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए शहरी मॉडल आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव क्या रखता है? कौन सा मॉडल है जो ये रखता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? पूरा मॉडल। जो पूरा है ना, ये मॉडल बना था, उसके अकॉर्डिंग ये सब हुआ था, पहली आधारभूत संरचना और सेवाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति का वो किया था। इन्होंने भी अपने इलाके से इसका क्या किया था, इसका आगाज किया था कह सकते हैं। तो 68 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942। भाई, गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया था, सही है बिल्कुल। राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को प्राय हम लोग क्या बोलते हैं? NNP, नेशनल नेट पेमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो कोमागाटा मारू घटना, ये जो घटना थी इसकी वजह से गदर क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, है ना, कोमागाता मारू घटना के कारण। आगे बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो जो मोहिनीअट्टम है वो कहाँ पर, केरला से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो मेरु रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? श्वसन नियंत्रण? बिल्कुल नहीं। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है अपना मेरु रज्जु, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण के लिए। आगे, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर दिल्ली यानी राज्यसभा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा इसको हटा सकती है। मत प्रणाली चलती है, यानी कि जिसने इनके विरोध में जितने ज़्यादा मत पड़ेंगे तो इनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इस सेक्शन का बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रशांतक औषध मतलब कि जो आपको शीतलता प्रदान करे, है ना, शीतल ठंडक प्रदान करे। तो 75 का बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है? वैलियम, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इस प्रश्न पत्र का जो सबसे अंतिम भाग है वो हम आप डिस्कस करने वाले हैं, वो है और अंतिम है और इम्पोर्टेंट भी है, ग्रामीण विकास, जो कि इसी में आता है, स्पेशली इसी एग्जाम के लिए बना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका भी उतना ही भाग है, 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? देखो, जो कुछ योजनाएं होती हैं ना वो केंद्र सरकार चलाती है और राज्य सरकार भी चलाती हैं।
दोनों साथ में चलाती हैं तो उनके बीच में जो व्यय होता है ना उसका अनुपात से चलाती हैं, मतलब कौन कितना व्यय करेगा। तो इस 76 का जो आंसर है ना 75-25 होने वाला है। ठीक है, 75% केंद्र देगी और 25% राज्य देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? सब जानते हैं वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर है ये। ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भाई इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भाई? इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, अगला। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले, देखो कानपुर और आगरा सबसे ज़्यादा फेमस है चमड़े की वस्तुओं के लिए। जूते वगैरह कहाँ से आते हैं? आगरा से। और भी चमड़े का कारखाने कहाँ पर हैं? ये कानपुर में है। बिल्कुल सही हो जाएगा। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा कहलाता है? भाई जो भू कृषि का रिकॉर्ड है वो हो जाएगा गिरदावरी बोलते हैं इसको, है ना। खसरा भी कह सकते हैं इसको। खसरा, गिरदावरी या फिर खसरा, दोनों भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे। तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता? तहसील स्तर पर, तो तहसील स्तर पर बनती है पंचायत समिति। तहसील स्तर पर क्या बनती है? पंचायत समिति। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, यूपी में अगर आप रहते हैं तो। इंपॉर्टेंट है भाई, 75 जिले ही होते हैं। सबसे छोटा कौन सा है डिस्ट्रिक्ट? हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है, मतलब निर्यात किया जाता है यानी उत्पादन भी अधिकतम होता होगा। तो भाई सही बात है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद जिले यह शहर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भाई 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या किस जिले की थी? है ना, तो कानपुर की थी। बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली कौन सी? खड़ी बोली। ठीक है, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत योजना की इकाई लागत, इस योजना की इकाई लागत कितनी? 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे। 87 है। डैश ने सुल्तानपुर सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल करी है? तो भाई ऑप्शन नंबर 87 का सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC, है ना, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जिसे NIC कह दिए। यहाँ पर डेटाबेस की समस्या को खत्म कर रही है, यानी डेटा यहाँ पर स्टोर किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 88, है ना। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में इतने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे क्या गरीब नहीं समझाएगा? गरीब नहीं समझा जाएगा। भाई देख लो, ये 2015 की टाइम की बात है। 32 रुपये से अगर आपके पास ज़्यादा खर्च है करते हैं तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 89, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो उनकी क्या करते हैं? नियुक्ति। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की, हर स्टेट के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे। घरेलू व्यक्तिगत सौर हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो उनको क्या दिया जाता है? बट्टा, यानी कि डिस्काउंट दिया जाता है ताकि सौर जल हीटर खरीदे जा सकें घरेलू प्रयोग के लिए। अगला क्वेश्चन है 92, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो इस पंच वाली जो प्रणाली है इसमें 7 से 17 तक सदस्य होते हैं। डिपेंड करता है ग्राम की जनसंख्या पर, 7 सदस्य होंगे या इससे ज़्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन है 39, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो गन्ना सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कृषि में अगर देखा जाए व्यावसायिक फसल में तो गन्ने से प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? यानी उनका जो न्यून भार है उसका आकलन किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, अर्धवार्षिक तौर पर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो जो न्यूनतम बैठक है ना वो होनी चाहिए मिनिमम 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम सभा की बैठक। आगे। MGNREGA यानी कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा इसका सी। कितना होता है? 75 और 25। जो ऊपर मैं आपको 15 योजनाएं बता चुका हूँ सेम उसका ये भी रहेगा, हालांकि ये बदलता रहता है योजना के अकॉर्डिंग। ठीक है, 97
एक विश्वा का एक बीघे से क्या अनुपात होता है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, 1/20। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विश्वा यानी 20वां भाग। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा 94840। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 एकड़ है ना, इतने वर्ग गज के बराबर होता है। 99 क्वेश्चन है, जिला अस्पताल के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 300 बिस्तर होने चाहिए प्रत्येक जिला अस्पताल के लिए। ठीक है, अगर वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न पत्र का जो सबसे अंतिम उत्तर है वो देख लेते हैं। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो आप नाम से आप देख सकते हैं, नेशनल रीजनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। और 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा देखिए ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि 2015 के पेपर से 2020 में पेपर जो आना है उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है गाइस, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।